बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिमिटेशन, अभी तो सिर्फ फायदे ही फायदे सुने जा रहे थे ना। ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस, एडवांटेजेस, यूजर्स, किस किस के काम आ रहा है। लिमिटेशंस भी हैं अकाउंटिंग की। तो थियोरेटिकली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। कह रहे अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। कह रहे क्या, अभी तक तो ये सब बातें हो रही थी ना, वी आर मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, ताकि हमें कुछ याद ना करना पड़े, सब कुछ सही होगा, एक्यूरेसी होगी। कह रहे हाँ, मोस्ट 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 ऑफ द केसेस में यस। कह रहे क्या कहना चाहते हैं, ध्यान से देखना। इन मेजॉरिटी ट्रांजैक्शंस, a transaction will be recorded only on the basis of documentary evidence। आपने बोला आपका फर्नीचर 1 लाख है, मान लेंगे 1 लाख है, आपके पास बिल होना चाहिए। आपने बोला आपकी सेल्स 100 करोड़ है, बिल्कुल मान लेंगे, सेल्स इनवॉइस होने चाहिए 100 करोड़ के। आपने बोला कि आपने परचेजेस करी है 70 लाख की, मान लेंगे, सब कुछ मान लेंगे, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। तो कह रहे फिर सर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो सब कुछ फुली एग्जैक्ट होना चाहिए। कह रहे यस, but in certain cases estimates are required, in certain cases estimates are required। एग्जाम्पल कोई दे सकता है एग्जाम्पल कि कहां कहां एस्टिमेट की रिक्वायरमेंट हो सकती है अकाउंटिंग में। ओके, ट्राई। फाइल्स मर्ज हो गई हैं, वायरस आ गया है। हाँ बेटा आप बोलें। एस्टिमेट्स लेने पड़ सकते हैं अकाउंटिंग करते वक्त। तो आपसे पूछ रहा हूँ कि ऐसा आपको क्या लगता है कि ऐसा कौन सा एरिया, ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन हो सकती है जहां पे एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, हमें कुछ एस्टिमेट लेना पड़ सकता है। करना ट्राई। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मैंने एक टर्म बताई थी डेप्रिसिएशन, सब कब बताई, बातों बातों में तो आई होगी। डेप्रिसिएशन, फिक्स एसेट बताया था, मशीनरी, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग। अब आपने एक गाड़ी खरीदी, कितने की गाड़ी खरीदी, 10 लाख की गाड़ी खरीदी। एस्टिमेटेड लाइफ कुछ भी, 10 ईयर्स। एस्टिमेटेड लाइफ 10 ईयर्स, 20 साल तो गवर्नमेंट ही नहीं चलने देती। पेट्रोल की 15, डीजल की 10। दिल्ली एनसीआर पॉइंट, एस्टिमेटेड लाइफ 10 ईयर्स। तो उससे क्या होगा, अगर आपने कोई मोटर कार खरीदी 10 लाख की, एस्टिमेटेड लाइफ है उसकी 10 ईयर्स, तो उससे क्या होगा, हर साल आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर पाएंगे। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे कर पाएंगे, 1/10, 1/10, 1 लाख एवरी ईयर, 1 लाख एवरी ईयर। तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट हुई, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट कर पाए, डेप्रिसिएशन कैसे पता चला 1 लाख है, बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड लाइफ। अगर ये लाइफ 20 ईयर्स ले लो तो फिर हर साल 50,000 डेप्रिशिएट करोगे। यही आप लाइफ 5 ईयर्स ले लो तो हर साल 2 लाख डेप्रिशिएट करोगे। तो डेप्रिसिएशन किस बेसिस पे कैलकुलेट हुई, एस्टिमेटेड लाइफ। वो तो एस्टिमेट है ना, वो तो एस्टिमेट है। हो सकता है आपकी कार 15 साल चले, हो सकता है 5 साल के बाद ही आपने बेच दी, कुछ भी हो सकता है। एस्टिमेट लेना पड़ा ना, वरना फिर कैसे अकाउंटिंग करेंगे। डेप्रिसिएशन तो एक एस्टिमेटेड फिगर है। डेप्रिसिएशन आप किसी को पेमेंट थोड़ी ना कर रहे हैं, इट इज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, वो तो एक एस्टिमेटेड फिगर है। एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल बड़ा ही मजेदार पॉइंट है। एक होता है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस। क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस। ध्यान से देखना क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस। नाम सुना है बेटा, 5 चैप्टर हो गए। तो वही बस कहना चाहता हूं कि रीजन के बिना हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, लॉजिक के बिना आगे बढ़ रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस कहता है, डू नॉट एंटिसिपेट गेन्स, डू नॉट एंटिसिपेट गेन्स, प्रोवाइड फॉर all the possible losses। do not anticipate gains, provide for all the possible losses। कह रहा है मतलब, कह रहा है अगर आपका कोई प्रॉफिट होने वाला है ना, जब होगा तब देख लेंगे, पहले से नहीं दिखा सकते उसको। बट अगर आपका कोई लॉस होने वाला है ना, तो पहले से उसके लिए प्रोविजन क्रिएट कर लो।
एक अकाउंटिंग बेटर अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेस। सर थोड़ा सा और समझाओ। समझाता हूँ बेटा। आप बोर्ड का पेपर दे के आए, कितने एक्सपेक्ट कर रहे हो? सर मत पूछो सर प्लीज, ऐसे सेंसिटिव क्वेश्चन। इमेजिनरी बेटा, वी आर टॉकिंग अबाउट एस्टिमेट्स। 93। तो आपने बोला, मम्मी ने पूछा बेटा कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपने बोला 90 to 93। ठीक है जी। आप 90, आप 90, आप 90, ये एस्टिमेट्स हैं या मतलब ये ऐसा 90% पे 10% स्कॉलरशिप है, मतलब अगर आपके 90% यहाँ अबव आए ना, तो जो भी आपने फीस दी है 10% आपको रिफंड मिल जाएगी। पहले बताते बोर्ड से 2 महीने पहले। हाँ ये अच्छी बात सभी। ओके। हाँ तो इसने कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस अप्लाई कर लिया, अभी एक्सप्लेन करेंगे कैसे। ठीक है ना, ये देख रहे कैसी बातें कर रहे हैं, चाटा मारो। ये यही यही है वो लोग सर, फिर बाद में यही 95 लाते हैं और फिर हमें चप्पल पड़ती है। ध्यान से सुनना। तो आपने बोला 80, आपने बोला 90, आपने बोला 93। ठीक है ना, अब सुनना क्या हुआ। नहीं नहीं अब तो बोल दिया, अब ध्यान से सुनना हुआ क्या। बोर्ड का रिजल्ट आया, ठीक है। आप क्या है 90, एग्जाम्पल एग्जाम्पल, आप क्या है 90, आपके भी आए 90, आपके भी आए 90, इसके भी आए 90। एग्जाम्पल एग्जाम्पल है, मैं कह रहा हूँ 99 आए, एक एग्जाम्पल समझाना चाहता हूँ। इसने घर पे क्या बोला था 80, इसके कितने आए 90। तो घर पे कैसा माहौल होगा, एक्सट्रीम खुशी। इसने घर पे क्या बोला था, कितने आए, घर पे कैसा माहौल होगा, उतनी खुशी नहीं होगी। ठीक है ना, ऐसा लगेगा कि बेचारा बस जस्ट पास ही हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि आपने तो 93 का माहौल बना दिया था और आए 90। 90 कम नहीं थे, बट एक्सपेक्टेशंस 93 के सेट हो गई थी। आप तो 90 बोल के 90 लाए हैं, तो ना जीत की खुशी ना हार का गम, जैसा था वैसा ही है। उसके घर में एक्सट्रीम खुशी, मतलब जिसे कहते हैं ना कि वर्ल्ड कप जीत गए हैं। उसने कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस अप्लाई कर लिया। डू नॉट एंटिसिपेट गेन्स, प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेस। आपने गेन्स एंटिसिपेट कर लिए, तो आपने अगर बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो दिखा दिया अपने इन्वेस्टर्स को, अपने यूजर्स को, और वो अचीव नहीं कर पाए, तो फिर ऐसा होगा कि आपने मिसरिप्रेजेंट करा, आपने ओवरस्टेट करे अपने एसेट्स, और आपने दिखाया कि नहीं जी मेरे पास तो 100 रुपए हैं, मैं 100 रुपए कमाऊंगा, और कमाए 105। तो खुशी होगी ना उनको देख के कि यार कंपनी अच्छा कर रही है। और आपने बोला कि मैं कमाऊंगा 105 और कमाए 103, तो क्या होगा, एक्सपेक्टेशन मीट नहीं कर पाए आप। बात समझ आ रही है? तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस कहता है प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेस, डू नॉट एंटिसिपेट गेन्स, प्ले सेफ। कंजर्वेटिज्म अप्रोच भी कहते हैं इसे, क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिज्म अप्रोच। तो सर अब इसमें अकाउंट्स में क्या लेना देना है इसका। अब ध्यान से देखना, आपके डेटर्स थे, डेटर्स कौन होते हैं जिनसे आपने पैसे लेने हैं। तो आपके डेटर्स थे, वेरियस डेटर्स थे, आप बिजनेस करते हो एनुअली, आपके डेटर्स थे 50 लाख। तो आपने एसेट्स में दिखा रखे हैं, करंट एसेट्स होते हैं डेटर्स, पैसे मिलने वाले हैं। तो आप अपनी बिजनेस प्लानिंग उसके हिसाब से करोगे कि मेरे डेटर्स आने वाले हैं। आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, मैंने आपसे 50 लाख का क्रेडिट पे सामान ले लिया, क्योंकि मेरे कलेक्टिव डेटर्स थे 50 लाख। अब क्या हुआ, उसमें से 5% पैसे मिले नहीं मुझे, लोग भाग गए। और ऐसा हर साल होता है कि 5% पैसा डूब जाता है, किसी भी बिजनेस में होता है। 2-3%, 5% बैड डेट्स हो जाते हैं, ड्यू टू वेरियस रीजन, ड्यू टू वेरियस रीजन, कुछ भी हो सकता है, बैड डेट्स हो जाते हैं। कह रहा अगर आपको पहले से ही पता था कि आपके 5% अप्रोक्सीमेटली बैड डेट्स हो जाते हैं, तो आपने उसका प्रोविजन क्यों नहीं क्रिएट करा। तो आपको क्या करना चाहिए था, डेटर्स दिखाए थे 50 लाख, उस पर 5% का प्रोविजन क्रिएट कर देना चाहिए था। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 50 लाख का 5% हो सकता है 2,50,000 ना मिले, और आपने डेटर्स मानने होते थे 47,50,000 कि इतने तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और फिर उस हिसाब से आपको बिजनेस डिसीजन लेनी चाहिए थी। तो अब आप प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो कि हो सकता है ये पैसे ना मिले, हो सकता है। इज इट एन एक्चुअल फिगर और एन एस्टिमेट? तो एस्टिमेट्स आर रिक्वायर्ड। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो इम्पॉसिबल हैं बिना कॉन्सेप्ट समझे एग्जांपल अंडरस्टैंड करना। आप सोचो ना, ये फर्स्ट चैप्टर में है क्या, प्रोवाइडिंग फॉर डाउटफुल डेट्स। अब कैसे समझ आएगा कि कौन से डाउटफुल डेट्स, क्या बात हो रही है, किस चीज का प्रोविजन हो रहा है। तो डाउटफुल डेट्स वो होते हैं जो हो सकता है कि पैसा ना मिले। तो सर प्रोविजन क्यों क्रिएट हो रहा है,
because of concept of prudence, because of concept of prudence. क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? आपकी इन्वेंट्री। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? आपकी इन्वेंट्री, मतलब जो एट द एंड ऑफ द ईयर आपका सामान बच गया, तो कह रहे हैं उसको किस वैल्यू पे दिखाएं? उसको दिखाना चाहिए should be valued at cost or market price, cost or market price, whichever is less. कह रहे आपने कितने का खरीदा? आप स्टेशनरी डीलर हो, आपके पास रजिस्टर्स पड़े हुए हैं, आपने कितने खरीदे? 20 रुपए रजिस्टर खरीदा, मार्केट में चल रहा है 30 का। तो जब आप वो ईयर एंड हो रहा है तो स्टॉक वैल्यूएशन किस पे करना चाहोगे? 20 पे या 30 पे? आपने खरीदा था 20 का, मार्केट में चल रहा है 30 का, सर मैं तो 30 पे करना चाहूंगा, उससे मेरे स्टॉक की वैल्यू ज्यादा आएगी। तो फिर आपने ये एंटिसिपेट कर लिया कि ये 30 का बिक जाएगा। अभी बिका है क्या? अभी बिका है क्या? नहीं बिका ना। हो सकता है कोविड आ जाए, तो क्या करोगे रजिस्टर का? कोई खरीदेगा रजिस्टर? नहीं ना। तो डू नॉट एंटिसिपेट गेन्स। अभी सामान बिका थोड़ी ना है, तो आप मार्केट प्राइस पे कैसे दिखा सकते हो अपना स्टॉक? आपने कितने का खरीदा है? 20 का, तो कह रहे 20 का दिखाओ कि कम से कम उतने का तो बिक ही जाएगा, कम से कम उतने का तो बिक ही जाएगा, चाहे मुझे डिस्काउंट देना पड़ जाए। और अगर आपने कोई चीज 20 की खरीदी है और मार्केट में अब वो 10 रुपीज की हो गई है, तो स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। आपने जोश जोश में मास्क की कंसाइनमेंट मंगवा ली कि मास्क बेचेंगे, बड़ा प्रॉफिट हो रहा है, सबने पता नहीं क्या क्या बंद करके पैसे कमा लिए, मास्क। अब लोगों ने मास्क पहनने बंद कर दिए, तो ऐसा हो सकता है ना कि मार्केट प्राइस कॉस्ट से भी नीचे गिर गया हो। तो स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लेस। एग्जांपल्स थे ये एस्टिमेट्स के। पॉइंट बड़ा सिंपल सा था। लिमिटेशन में अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, देयर आर सर्टेन एरियाज वेयर एस्टिमेट्स आर रिक्वायर्ड। उसके एग्जांपल क्या है? एस्टिमेटिंग द यूजफुल लाइफ, 3 ही एग्जांपल्स हैं बस आपके काम के। एस्टिमेटिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, creating provision for doubtful debts, and valuation of closing stock. Accounting is not fully exact, estimates are required. Unrealistic information, unrealistic information. अब जैसे आपने कार खरीदी, आपने कार कितने की दिखाई? 10 लाख की, 1 साल यूज कर लिया, 1 साल के बाद 9 लाख की दिखा रहे हो, बट क्या 1 साल पुरानी कार 9 लाख की बिक जाएगी? नहीं बिकेगी। तो अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन है कि नहीं है? कह रहे लेकिन मैंने बेचने के लिए थोड़ी ना लिया, मैंने तो बिजनेस यूज के लिए लिया है। कह रहे वो सारी बातें तो ठीक है, बट जो वैल्यूज आ रही हैं वो कोई एक्चुअल मार्केट प्राइसेस नहीं है, ये बस एक आइडिया दे रहे। अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जितने का आपने खरीदा था उतने का दिखा रहे हो, एंड देन दे आर डेप्रिशिएटेड ओवर देयर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। 10 लाख, 9 लाख, 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख, सिस्टमैटिकली बस वो डेप्रिशिएट होता जाएगा। द फैक्ट दैट एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट देयर हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड एज अ रिजल्ट करंट वैल्यूज आर नॉट श्योर। आज की डेट में हम उसको कितने का बेचेंगे उस पे नहीं दिखा रहे, हम किस पे दिखा रहे हैं? आपने कितने का खरीदा था, बस उसके ऊपर सिस्टमैटिकली डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है। तो अकाउंट्स may show unrealistic information, they do show unrealistic information. Accounting ignores qualitative elements, very very important. Accounting ignores qualitative elements like quality of goods, quality of services, performance of the staff, your relations with the clients. ये सब qualitative characteristics होते हैं, they are not taken into consideration while accounting. तो कह रहे नहीं, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स मैटर करते हैं, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स मैटर करते हैं, बट लिमिटेशन है मेजरमेंट। ओनली दोस ट्रांजैक्शन कैन बी एंटर्ड इन द बुक्स व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। अकाउंटिंग इज कन्फाइंड टू मॉनेटरी मैटर्स ओनली, देयरफॉर क्वालिटेटिव एलिमेंट्स लाइक क्वालिटी और स्किल्स ऑफ द मैनेजमेंट एंड स्टाफ, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड पब्लिक रिलेशंस आर इग्नोर्ड। Sometimes जो qualitative elements होते हैं, like the one worker is very friendly with the clients, उसके basis पे कभी-कभार सैलरी बढ़ जाती है या फिर उसके basis पे होता है। बिल्कुल सही कह रहे हो कि कभी-कभार क्या होता है कि सर कि कोई आपका एम्प्लॉई है जो काफी बिजनेस जनरेट करके दे रहा है, जो काफी बिजनेस जनरेट करके दे रहा है,
यही तो वो पॉइंट बताना चाहते हैं कि वो उसकी वजह से बहुत ज्यादा बिजनेस जनरेट हो रहा है, तो क्या उसकी वैल्यूएशन हो रही है बिजनेस में उस इंसान की? क्या पॉसिबल है? उसको सैलरी तो सैलरी है, जितनी सैलरी देंगे बस उतना ही एक्सपेंस दिखाया जाएगा। कह रहे यार इसको देते हैं हम 1 लाख, ये काम 10 लाख का करता है, तो काम 10 लाख का करता है मतलब बहुत अच्छा काम कर रहा है ना, तो वो बहुत अच्छा काम कर रहा है अकाउंटिंग में आ सकता है? नहीं आ सकता। 1 लाख सैलरी दे रहे हो तो 1 लाख ही आएगा, 2 लाख सैलरी दे रहे हो तो 2 लाख ही आएगा। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अच्छा पढ़ा रहा हूं या खराब पढ़ा रहा हूं, जितनी फीस है अकाउंटिंग उतने की ही होगी। तो जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है वो अकाउंटिंग में कहीं नहीं दिखेगा कि आप सर हम पढ़ना चाहते हैं आपसे, लिखाओ अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाओ। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के ये पता चल सकता है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस कैसी है? नहीं पता चल सकता। तो वो लिमिटेशन है अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस, इन्फ्लेशन, इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल, महंगाई बढ़ती जा रही है, क्या अकाउंटिंग उसको कंसिडर कर रही है? नहीं कर रही है। इट इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। जो चीज आपने जितने की खरीदी थी उतने की ही दिखाई जाएगी, बस डेप्रिशिएट होती रहेगी सिस्टमैटिकली। Inflation is not taken into consideration, price level changes are not taken into consideration. It is assumed that money has a static value. It is assumed that money has a static value, जितनी unrealistic assumption है, but it is assumed while accounting. Money has a static value, पैसों की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, जबकि 1 साल पहले जो 1 लाख रुपए की वैल्यू थी आज की डेट में भी सेम है क्या? यस और नो? तो बढ़ गई या कम हो गई? इन्फ्लेशन हो रही है तो कम हो गई। इन्फ्लेशन क्या चीज महंगी हो गई, तो सेम चीज महंगी हो गई मतलब आपको सेम पैसों में कम सामान खरीद पाओगे, तो पैसों की वैल्यू गिर गई, पैसों की वैल्यू गिर गई। Accounting statements are prepared at historical cost. Money as a measurement unit changes in value frequently. It does not remain stable. Accounting, however, presumes that value of money remains stable. Static value है, assumption है, unrealistic है. It ignores price level changes. Most important limitation, accounting may lead to window dressing. ध्यान से देखेंगे, accounting may lead to window dressing. क्या मतलब? अभी कार की कंपनी एक थी स्टार्टअप, गो मैकेनिक, उन्होंने विंडो ड्रेसिंग करी। गो मैकेनिक तो सुना होगा, फ्रॉड में पकड़े गए। ध्यान से सुनना, विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है। हम शॉपिंग करने जाते हैं तो मॉल में क्या होता है कि जैसे चल रहे हैं तो डिस्प्ले पे जो लगा होता है, जो बाहर बाहर से ही दिख रहा है, नॉर्मली सबसे अच्छा वही होता है। वो ऐसा हो रहा था कि आओ तो सही, फिर हम ढूंढते रहते हैं कि ऐसा और है क्या, तो नॉर्मली वो बेस्ट होता है। नॉर्मली वो बेस्ट होता है जो आपको बाहर से दिख रहा है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है मैनिपुलेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन सच अ मैनर सो एज टू पोर्ट्रे अ पिक्चर व्हिच इज बेटर देन द एक्चुअल पिक्चर। व्हाई डू यू वांट टू डू दैट? टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स। आप मैनिपुलेट कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करने के लिए। विंडो ड्रेसिंग, मैनिपुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन सच अ मैनर so as to show a better picture than what it actually is. तो इस केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर नहीं शो करती। इनकम स्टेटमेंट रिलायबल नहीं है, पोजीशन स्टेटमेंट रिलायबल नहीं है। बट सर ऐसे मैनिपुलेशन पॉसिबल है क्या? बिल्कुल है, फ्रॉड हुआ। अब आप बता रहा हूं कि आपके सामने मैं बैलेंस शीट रख दूं, कागज ही तो है, कागज ही तो है, मैं उस पर लिख दूं कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है मेरे पास 5 करोड़। आपके पास कोई तरीका है उसे चेक करने का? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उसके ऊपर सीए ने अगर स्टैंप लगा दी ना, ऑडिटेड एंड वेरीफाइड, तो आपको कॉन्फिडेंस और हो जाएगा कि यार सही कह रहे हैं, ये तो ऑडिटेड है। ऑडिटेड मतलब वेरीफाइड थ्रू एन एक्सटर्नल एजेंसी। क्लियर? तो विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है? द टर्म विंडो ड्रेसिंग मींस मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स इन अ वे सो एज टू कंसील वाइटल फैक्ट्स। महिंद्रा सत्यम तो अब हुई है, पहले सत्यम होती थी। सत्यम का फ्रॉड हुआ था। सत्यम का फ्रॉड क्या हुआ था? उन्होंने दिखा रखा था कि उनके बैंक बैलेंस 7,000 करोड़ के थे, नहीं, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ ही थे, लेस देन 1,000 थे, उसको 7,000 करोड़ दिखा रखा था पोस्ट बैंक स्टेटमेंट्स दिखा के। पोस्ट बैंक स्टेटमेंट तो कागज है ना, पीडीएफ है, एडिटेबल होते हैं सारी चीजें, कर दिया फ्रॉड। Vital facts and present the financial statements to show a better position than what actually is. In this situation, income statement
does not show the correct profit or loss, balance sheet does not show the true and fair position. तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है limitations of accounting.